नमस्कारम। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम 2017 के अंदर जो ईपीएफओ का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। पेपर कोड है ए। क्वेश्चन नंबर 1. Which one of the following is the synonym of the word written in capital letter in the sentence the fundamental character of an individual defines his entire life? यहाँ पे हमें फंडामेंटल, जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल जो है इसका हमें सिनोनाइम बताना है। तो क्या रहेगा, आइए देखते हैं ऑप्शंस। प्रोडक्टिव नहीं, इसेंशियल, सक्सेसफुल, इफेक्टिव। फंडामेंटल क्या होता है? बेसिक जो कोई चीज रहती है उसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, इसेंशियल। कि इसेंशियल क्यों? भी बेसिक नेचर जो है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दी, यहाँ पे भी हमें सिनोनिम बताना है किसका? सेंटेंस कैपिटल लेटर के अंदर है, हेक्नाइड का। इसका क्या रह जाएगा? She has the habit of using hackneyed and redundant examples from her past even while dealing with the future generations. तो ये क्या है कि भाई फ्यूचर सेंटेंस क्या कह रहा है कि सी हैज द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनाइड एंड रिडेंडेंट एग्जांपल्स। रिडेंडेंट का मतलब क्या होता है? तो हम बार बार यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है रिडेंडेंट। फ्रॉम हर पास्ट इवन व्हाइल डीलिंग दी ओवर यूज। हैकनाइड का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे मीनिंग होएगा ओवर यूज, हम यू बोल सकते हैं। तो ही हैज यू हैबिट ऑफ यूजिंग ओवर यूज्ड एंड रिडेंडेंट एग्जांपल्स फ्रॉम हर पास्ट इवन व्हाइल डीलिंग विद द फ्यूचर। आइए हम देखते हैं ऑप्शंस के अंदर। इनडिफरेंट नहीं, ये नहीं होगा। इनडिफरेंट तो ये हो जाएगा कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है। इमेजिनेटिव, या कुछ है ही नहीं। इमेजिनेटिव मीन्स कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो है ही नहीं। यहाँ पे हम यहाँ रिडेंडेंट जो है इससे पता लगा सकते हैं, क्योंकि रिडेंडेंट का मतलब यही होता है कि बार बार एक ही चीज को बोलना, रिपीटेटिव, ठीक है। तो इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव भी नहीं है, क्योंकि क्या क्या कह रहा है कि इम्प्रेसिव तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे आ जाएगा क्लीज्ड। क्लीज्ड का मतलब कि ओवर यूज्ड, लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस। कोई चीज है उसने अपनी सिग्निफिकेंस है वो लूज कर दी है, तो क्लिष्ट का मतलब ये भी हो जाएगा कि लूजिंग इट्स सिग्निफिकेंस। इट्स के अंदर कोई भी चीज आ जाएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और या फिर ओवर यूजिंग अनओरिजिनल और स्टेल। स्टेल का मतलब क्या होता है? पुराना, बहुत ही पुराना, ठीक है। तो ये इसके मीनिंग हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे यूज होएगा। तो हैकेंड का मतलब हो जाएगा क्लिस्ट। आंसर हो जाएगा सी। Which one of the following is the synonym of the word written in capital letter? Okay, ये भी synonym पूछा गया है। क्या है? किसका पूछा गया है? Immaculate. Immaculate, ठीक है। Immaculate का मतलब क्या होता है? Immaculate soul whose presence make all the difference. अब आप सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए कि वो एक ऐसी सोल है कि जिसकी प्रेजेंस से ही चीजें अलग हो जाती है। मतलब एक यहाँ पे सेंटेंस जो है वो एक पॉजिटिव उसके अंदर है। तो अगर वो प्रेजेंट होती है, कोई भी है, तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा ऑरा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें इसने बोला है कि इसका सिनोनिम क्या होगा? इमैक्युलेट, स्पॉटलेस, एक्साइटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनपैरेलल्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्पॉटलेस। जिस किसी के अंदर कोई दाग ना हो, जिस आत्मा के अंदर जो बिल्कुल प्योर हो। इमैक्युलेट का मतलब होता है प्योर, ठीक है, विदाउट एनी ब्लेमिश, ठीक है। तो स्पॉटलेस का मतलब भी यही हो जाएगा। एक्साइटेड नहीं होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमैक्युलेट की जगह नहीं ले सकता। वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। अनपैरेलल्ड का मतलब तो होता है चित्र, बेमिसाल।
तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका ये नहीं होगा, यहाँ पे ये भी फिट नहीं होगा। यहाँ पे आएगा स्पॉटलेस, जो रहता है कि जिस चीज के अंदर कोई दाग ना हो, बिल्कुल एकदम जो कोई चीज प्योर होती है। तो इमैक्युलेट का सिनोनिम हो जाएगा प्योर। नेक्स्ट, which one of the following is the antonym of the word written in capital letters in the sentence there is a great deal of enmity? ठीक है, जो हम क्या कहते हैं, किसी के साथ हम शत्रुता, एनिमी है कोई कोई हमारा, तो उसके लिए आ जाएगा एनिमिटी। ठीक है, तो कोऑपरेशन तो नहीं होगा, हमें एंटोनिम बताना मतलब कि इसका उल्टा बताना है, विपरीत बताना है। डिस्प्यूट भी वही हो जाएगा, सिनोनिम के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा, हॉस्टिलिटी भी उसी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे होएगा एमिटी, मतलब कि मित्रता। यहाँ पे एनिमिटी, एमिटी मीन्स मित्रता। ओके, फिफ्थ के अंदर भी हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है किसका? रिलक्टेंट का। रिलक्टेंट क्या होता है? क्वेश्चन सेंटेंस क्या है? शी वाज रिलक्टेंट टू सेल हर कार, मतलब कि वो अपनी कार को बेचने के लिए उसकी कोई इच्छा नहीं है, अनिच्छुक है, कोई इच्छा नहीं है। तो मतलब कि तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा इसका पॉजिटिव रहेगा। एंजियस, एंजियस का मतलब होता है चिंतित, तो चिंतित तो वो नहीं है, कदाचित चिंतित नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद हैप्पी, खुश नहीं है, बिल्कुल भी सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि रिलक्टेंट है, खुश नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अनविलिंग, अनविलिंग जो है वो रिलक्टेंट का सिनोनाइम है। अनविलिंग जो है वो रिलक्टेंट का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सी, ईगर, कि भाई उसे, ईगर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जल्दी है, उसे कोई जल्दी नहीं है। सी वाज रिलक्टेंट, वो मतलब कि वो अभी वो हेजिटेट कर रही है चीजों को। रिलक्टेंट मीन हेजिटेशन, अनविलिंग, तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमें इसका एंटोनिम बताना है। नेक्स्ट इज, इसके अंदर भी हमें एंटोनिम बताना है किसका? कि आई कैन नॉट कॉम्प्लाई विद द क्यूर रेगुलेशन ऑफ योर लैंड। यहाँ पे मतलब आ रहा है केयर का। केयर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है अनयूजुअल, इसको हम बोल देंगे विचित्र, स्ट्रेंज। ठीक है, ये होता है केयर का मीनिंग। तो केयर का मतलब ये है, तो इसके हमें केयर का एंटोनिम बताना है। स्ट्रेंज, तो इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो गया। निम्बल, निम्बल बहुत छोटा चीज रहती है, एवरीडे नहीं होगा। कस्टमरी मतलब कि कभी कभी कोई चीज हो रही है और वो कैसी हो रही है, तो केयर का मतलब हो जाएगा कस्टमरी, एंटोनिम हो जाएगा कस्टमरी। मतलब जो कि यहाँ पे हो जाएगी स्ट्रेंज, विचित्र, और कस्टमरी होती है कि भाई हो ही रही है कोई चीजें, कि भाई ये हमारे कस्टम्स हैं, ये तो होते ही होते हैं, ये तो परमानेंट है। इसकी चीज के लिए क्या होती है? ये तो हो जाएंगी कस्टमरी। लेकिन केयर का मतलब हो जाएगा स्ट्रेंज। कोई चीज हमें जब देखने में स्ट्रेंज लगे, तो वो क्या हो जाएगा? जो कस्टम्स होते हैं उससे अपोजिट कोई चीज होगी जो हमें स्ट्रेंज लगेगी ना, तो वो क्या हो जाएगी? केयर। तो केयर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कस्टमरी। सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज, which one of the following parts of the sentence, as you know that the ignorant are easily duped, has an error? Okay, यहाँ पे कहता है कि हमें इस सेंटेंस के अंदर एरर फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है कि as you know, या तो ये बोलो या फिर that, ये दो चीजें आ गई, इससे क्या हो गया? सेंटेंस के अंदर रिडंडेंसी आ गई। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब यही होता है कि जब दो अगर कोई वर्ड्स हैं या कोई सेंटेंस है जिनका एक ही मीनिंग है, जो एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा? मतलब कि बात तो एक ही है, आप उसको डबल ट्रिपल वे में मतलब कि और एक्स्ट्रा चीजें लगा के बोल रहे हो, तो उससे क्या होता है? उससे रिडंडेंसी आ जाती है। तो वो सेंटेंस के अंदर वो एरर दिखाता है, क्योंकि मतलब एक ही बात है, उसके दो तीन मीनिंग हो रहे हैं, तो क्या जरूरत है उसको बोलने की? हम सिंगल एक लाइन में बोले ना। तो यहाँ पे एज यू नो दैट, दैट का कोई मतलब नहीं बनता। या तो सेंटेंस एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड, या फिर ये हो कि यू नो दैट, एज हट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा है कि एरर कहाँ पे है? एरर है दैट द इग्नोरेंट वाला पार्ट जो है ना, बी के अंदर है। ठीक है, या तो सेंटेंस हो कि एज यू नो द इग्नोरेंट आर इजीली ड्यूप्ड, या फिर यू नो दैट
दैट से क्या आ रहा है, रिडंडेंसी आ रही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी, दैट द इग्नोरेंट वाला जो पार्ट है वो गलत है, ठीक है। तो बी के अंदर जो है, बी पार्ट के अंदर जो है वो एरर है, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 8 के अंदर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम फॉरवर्ड टू माय पॉइंट ऑफ व्यू हैज एन एरर। आफ्टर ए लॉन्ग आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, एक काफी आर्ग्यूमेंट के बाद आई ब्रोट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज एन एरर। आई ब्रोट हिम टू माई पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में आता है, फॉरवर्ड का क्या मतलब है, यहाँ पे फॉरवर्ड का कोई मीनिंग ही नहीं है, कह रहा है कि आई ब्रोट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट, तो यहाँ पे फॉरवर्ड जो है वो अननेसेसरी है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं कि फॉरवर्ड कहाँ पे है, आई ब्रोट हिम फॉरवर्ड, तो यहाँ पे बी, बी जो है यहाँ पे इस बी पार्ट के अंदर जो है वो एरर है। ठीक सेंटेंस क्या हो जाएगा, आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रोट हिम फॉरवर्ड, नहीं टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। तो एरर कहाँ पे है, आई ब्रोट हिम फॉरवर्ड, तो बी के अंदर, तो 8th का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज which one of the following parts of the sentence do not ask him he do not ask him how he is, because if he starts talking about his health you will never get off from him, okay, has an error। यहाँ पे हमें बतानी है कि एरर कहाँ पे है, आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। डू नॉट आस्क हिम हाउ ही इज, उसे मत पूछो कि वो कैसा है, बिकॉज क्योंकि इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ, अगर वो अपनी हेल्थ के बारे में बताने लगा, दैट यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, गेट ऑफ फ्रॉम हिम, यहाँ पे सेंटेंस कहना चाहता है कि अगर वो अपनी हेल्थ के बारे में बताने लगा तो भाई तुम उससे फिर नहीं बच पाओगे, वो तुम्हें सुनाता ही रहेगा, ठीक है, अपने बारे में। लेकिन यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो कहाँ पे है, यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, यहाँ तक सेंटेंस ठीक है, टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ। अब उसके बाद बारी आती है गेट, यहाँ पे आ जाएगा गेट ऑफ जो है वो गलत है, यहाँ पे या तो आएगा गेट अवे हम यूज करें या फिर गेट रीड हम यूज करें, ठीक है। यू विल नेवर गेट रीड फ्रॉम हिम, या तो ऐसे आ जाएगा गेट रीड ऑफ हिम, या फिर यू भी आ जाएगा कि यू विल नेवर गेट अवे फ्रॉम हिम, और या फिर यू विल नेवर गेट रीड ऑफ हिम, ठीक है। तो एरर कहाँ पे है, गेट ऑफ के अंदर है, यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, तो यहाँ पे कहाँ है, इफ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, आंसर है सी, सी के अंदर एरर है, गेट ऑफ नहीं होएगा, ठीक है। तो 9th का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th, which one of the following words can be used as a substitute for the phrase a nursery where children of working parents are cared for while their parents are at work, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रेच, क्रेच, क्रेच जो होता है जहाँ पे बच्चों को छोड़ा जाता है जब पेरेंट्स जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, वो अपना काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्रेच के अंदर बच्चों को छोड़ा जाता है, तो उसको बोलेंगे क्रेच। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 11th के अंदर क्या कह रहा है, इसका भी हमें सब्स्टिट्यूट बताना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज्ड एज फॉर द फ्रेज दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जो हमसे फोर्स से नहीं लिया जा सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल, इम्पेकेबल, इम्प्रेग्नेबल। 11th का आंसर हो जाएगा डी, इम्प्रेग्नेबल। दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्रेग्नेबल, ठीक है। इम्पेकेबल का मतलब हो जाएगा फ्लॉलेस और परफेक्ट, इम्प्रेग्नेबल का मतलब तो पता चली गया, दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, तो 11th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज 12th को देखते हैं अब हम, which one of the following is the appropriate question tag in the sentence take a seat। ये जो सेंटेंस है ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई आप एक जो सीट है वो ले लीजिए, तो थोड़ा पोलाइट वे में बोला गया है। तो आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, शैल यू, नहीं ये भी नहीं होएगा, कांट यू, कांट यू जो है वो थोड़ा सा अथॉरिटेटिव हो जाता है, थोड़ा सा रूड वे में आ जाता है, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं करेंगे। वुडंट यू थोड़ा सा पोलाइट वे में आता है, तो आंसर आ जाएगा सी, टेक ए सीट, वुडंट यू, ठीक है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो 12th का आंसर आ जाएगा
C. Next is which one of the following is the appropriate question tag in the sentence anyone can make mistake? कोई भी जो है वो मिस्टेक कर सकता है। एनीवन, एनीवन के अंदर मतलब कि सबके बारे में बोला गया है। वैसे तो सिंगुलर है लेकिन यहाँ पे प्लूरल कंसिडर होगा क्योंकि एनीवन के अंदर कोई भी आ रहा है, कोई भी। तो इजंट इट तो नहीं आएगा क्योंकि एनीवन प्लूरल, यहाँ पे प्लूरल हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगुलर कंसिडर नहीं हो रहा है, तो सिंगल है इसमें, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद शैल दे नहीं, कांट दे, कांट दे, एनीवन कैन मेक मिस्टेक्स, कांट दे। तो 13th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेजल, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का बतानी है हमें। मे बी यूज इन द ब्लैंक स्पेस सेंटेंस, ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड सीम्स टू बी एन आर्टिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा यूज होगा? फिट आउट, फिट आउट नहीं होगा। फिट आउट का मतलब तो ये होता है कि हम किसी भी चीज की सप्लाई करते हैं किसी चीज की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, ठीक है। फिट आउट का मीन्स तो ये हो जाएगा। ब्रिंग आउट का मतलब होता है कि भाई कोई सी चीज को पब्लिश करना या फिर रिवील करना, तो ये भी नहीं होगा। शूट आउट यहाँ पे कुछ है ही नहीं। कट आउट, फिर बच गया क्या? कट आउट। कट आउट का मतलब क्या होता है कि भाई क्या है कि ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट, क्या है कि वो आर्ट का तो उसको आर्ट से प्यार है। एंड सीम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, कट आउट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि कोई चीज जो है उसको गॉड गिफ्टेड मिली हुई है वो चीज, और अब वो उसको परस्यू करेगा आगे उस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होगी? कट आउट। ही इज फॉन्ड ऑफ आर्ट एंड कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट। आंसर 14th का हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence? We were happy in the beginning. हम शुरुआत में खुश थे, but now all the troubles have appeared. सारी troubles जो है वो appear हो गई हैं। तो यहाँ पे कौन सी phrasal verb यूज होगी? cropped up। कि भाई स्टार्टिंग के अंदर तो सब कुछ सही था, ठीक था, और फिर अचानक से अनफोर्सीन ट्रबल्स क्रिएट हो गई हैं, तो उस चीज के लिए क्या हो जाएगा? क्रॉप अप। ठीक है कि भाई हमें एकदम से क्या हो गया जिसका हमें पता ही नहीं था, ठीक है। तो 15th का आंसर हो जाएगा ए, ट्रबल्स हैव क्रॉप्ड अप। ओके। कम अबाउट का मीन होता है एक्सप्लेन करना किसी चीज को, कि भाई कोई भी चीज है वो कैसे हुई, ठीक है, ये उसका मतलब होता है कम अबाउट का। रस्ट इन तो किसी चीज के अंदर घुसना, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो 15th का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज which one of the following phrasal verb may be used in the blank space in the sentence? No one knows how it all happened. किसी को नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। तो कम, came across, come about, came into, came forward। हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर ही डिस्कस किया था कि came about का मतलब क्या होगा कि एक्सप्लेन करना किसी चीज को कि भाई ये ऐसे ऐसे ये चीज हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि no one know how it all came about, कि ये सब कैसे हुआ, ठीक है। तो 16th का आंसर हो जाएगा बी। वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, यहाँ पे भी फ्रेजल वर्ब है, क्या है? आई हैव टू फिनिश दिस वर्क बिफोर आई लीव टुमारो मॉर्निंग। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? क्लियर अप, क्लीन अप, फिनिश अप और डू अवे विद। क्लियर अप मतलब कि मुझे ये सारा काम जो है खत्म करना है, उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? क्लियर अप फ्रेजल वर्ब यूज हो जाएगी, क्लियर अप। 18 नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेपोजिशंस हैं इसके अंदर? प्रपोजिशंस पूछे हैं कि he lived a hand to mouth existence surviving on just a few rupees a week। हैंड टू माउथ है, ठीक है, ये एक क्या इडियम भी है हैंड टू माउथ का। और यहाँ पे प्रेपोजिशंस जो है वो टू लगेगी कि भाई कम थोड़े से में के अंदर गुजारा करना है। हैंड टू माउथ का मतलब होता है कि भाई थोड़ा सा है बिल्कुल, कि जिससे कि भाई काम ही चल रहा है, ठीक है, जितनी अर्निंग है उतना ही खर्चा होता जा रहा है, ठीक है, जो ये रहता है हमारा हैंड टू माउथ, ठीक है। तो he lived a hand to mouth existence surviving on just a few rupees a week। तो 18th का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट is which one of the following can be used as a substitute for the word written in capital letter in the sentence? There is no meaning to cry over the spilled there is no meaning to cry over the spilled milk since the matter is over। मतलब कि यहाँ पे इसका क्या है? वन वर्ड बताना है, किसका? क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क।
ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कि भाई अब जो मुद्दा जो है वो खत्म हो चुका है, अब उसके ऊपर पछताने से आंसू बहाने से क्या फायदा। तो इसका क्या हो जाएगा, वन वर्ड क्या हो जाएगा, no use of worry about, no use of spilling now, no use of celebration, no use of asking for, आंसर हो जाएगा ए 19th का कि no use of worrying about। अब क्या है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, जो होना था वो तो हो चुका। तो 19th का आंसर हो जाएगा ए। Which one of the following can be used as a substitute for the words written in capital letters in the sentence serving the sufferers in true Yemen service? तो इसका आंसर हो जाएगा work। ठीक है कि सेंटेंस सर्विंग द सफरर इज ट्रू यमन सर्विस एंड एक्सीलेंट वर्क, बी का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया इज स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते थे, अपनी डिग्री कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने ये जो है इसके ऊपर थीसिस लिखी थी, और वो जो थीसिस थी वो इसके ऊपर थी, ये जो थी वो उनका थीसिस का टॉपिक था। तो ये आंसर हो जाएगा 21 का बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. In the context of international affair, which one of the following is correct about Lord Curzon? Lord Curzon के बारे में पूछा है कि क्या कौन कौन से करेक्ट हैं। He advocated a pacifist policy, नहीं। He wanted to establish a British sphere of influence over the Persian and Gulf Sultan, ये एक स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। उसके बाद he wanted England and Russia to become friends against China, नहीं, ऐसा नहीं था। उसके बाद he wanted to lead a flag waving mission to the USA, ये भी नहीं है। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। लॉर्ड कर्जन जो है वो इंडिया के वाइसरॉय रहे थे, कब से कब तक, 1899 से लेके 1905 तक। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पे वाइसरॉय रहे थे वो लॉर्ड कर्जन। तो उस टाइम पे क्या था कि रशिया का एक्सपेंशन हो रहा, रशिया जो है वो एक्सपेंशन कर रहा था, तो उनको डर था कि कहीं रशिया जो है वो पर्शिया की तरफ और इंडियन फ्रंटियर की तरफ एक्सपेंशन ना कर दे। उससे फिर क्या है कि ब्रिटिश जो है उनको अपनी भी खतरा हो जाएगा, अपने इंपीरियलिज्म का खतरा हो जाएगा, अटैक होंगे। तो इस चक्कर में कर्जन चाहते थे कि वो एट बे रहे, दूर रहे। ठीक है, तो उनकी पॉलिसीज इस तरह की थी कि रशिया का जो है वो एक्सपेंशन रोका जा सके, और इस रीजन के अंदर जो है वो ब्रिटिश इंडिया के इंटरेस्ट ही रहे और किसी के ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया? असम के बारे में कौन सा करेक्ट है? ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो असम था उसमें इट वाज ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी थी ही नहीं। ठीक है, इट वॉज मेड ए प्रोविंस इन 1865, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 1874 के अंदर चेंजेस आए थे और तब जाकर के जो है ये असम कमिश्नरेट बना था। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर ये कब हुआ था? 1874 के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874, बिल्कुल ये ठीक है, बंगाल से सेपरेट किया गया था असम को 1874 के अंदर। एंड अलोंग विद सिलेट, सिलेट मेड इनटू ए चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस, बिल्कुल ये ठीक है, चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस बनाया गया था 1874 के अंदर। किसके टाइम पे? सिलेट। सिलेट को भी उस टाइम पे, सिलेट आज के टाइम पे कहाँ पे है? सिलेट आज के टाइम पे है बांग्लादेश के अंदर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इट वॉज, ये स्टेटमेंट ठीक है। इट वॉज ए प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय अहोम किंग्स। दो स्टार्टिंग के अंदर जो है असम जो था वो प्रिंस मतलब कि अहोम किंगडम के, अहोम जो रूलर थे उन्होंने उनको असम को जो है वो रूल किया था। लेकिन इस टाइम पे 18 इस टाइम पे ये प्रिंसली स्टेट नहीं थी, ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था। ठीक है, वो बहुत पहले की बात है, स्टार्टिंग में जब अहोम किंग्स हुआ करते थे, इस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता था। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो 23rd का आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट इज व्हाट वर द पीसेंट एसोसिएशन सेट अप इन केरला इन द 1930 काल्स?
मतलब कि 1930 के अंदर जो पीसेंट एसोसिएशंस जो थी वो केरला के अंदर जो सेटअप हुई थी उसको क्या कहा गया था? किसान सभा नहीं, किसान सभा जो है ये जो हम वैसे भी अगर हम अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर यूज करेंगे तो जो किसान सभा है, किसान मोर्चा है, एकीकृत किसान है, ये नॉर्थ इंडियन टर्म्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगी कृषक संगम, ये हमें क्या लग रही है, ये साउथ की साइड बोलते हैं, तो इसका आंसर मतलब अगर हम थोड़ा सा भी यूं देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सी कृषक संगम। ये इस तरह की जो मोर्चा है, सभा है, किसान, ये हमारे नॉर्थ इंडिया के अंदर बोला जाता है। संगम का मतलब यहाँ पे यही होता है एसोसिएशन, जो कि उधर की लैंग्वेज है मलयालम, तो कृषका संगम। ठीक है, मलयालम के अंदर कृषि किसान को कृषका बोला जाता है, तो 24th का आंसर रह जाएगा सी कृषका संगम। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाई डिड द कांग्रेस डिक्लेयर 9th मई टू बी इथोपिया डे? 9th मई को कांग्रेस ने इथोपिया डे क्यों डिक्लेयर किया था? आइए देखते हैं। Because the Ethiopian declared their support for the cause of Indian independence from British rule. नहीं, because Ethiopia became independent from Britain on that day. B, because Ethiopia was attacked by Italy in early 1936 and their resistance was considered freedom struggle. Because Ethiopian leader denounced Mussolini. 25th का आंसर हो जाएगा C। क्या था कि 1936 के अंदर इटली ने जो है वो क्या था, इथोपिया के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया था। ठीक है, तो उससे क्या था कि इथोपियंस ने फिर इसका रेजिस्टेंस किया था, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे जो है फासिज्म था, तो उसका जो है इन्होंने रजिस्ट किया था इसको, तो वहां पे इन्होंने रजिस्ट किया था। तो इंडियंस ने क्या देखा था, इंडियंस ने सेम वो जो वहां पे जो इन लोगों ने रजिस्ट किया था वो यहाँ पे देखा था कि इंडियंस जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में हो रही है, और तो उसको इसके पैरेलल देखा गया था। इसलिए फिर क्या है कि जब इटली ने इथोपिया के ऊपर अटैक किया था, जो इथोपियंस जो थे वो रजिस्ट कर रहे थे वहां पे जो फासिज्म था उसको, तो उसको यहाँ पे इंडिया के अंदर इंडियन की जो लड़ाई है ब्रिटिश के अगेंस्ट में थी, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में थी, जो हमारी फ्रीडम फाइट थी उसका उसके साथ उन्होंने मेल देखा था। इसलिए जो है कांग्रेस ने जो है 9th ऑफ मई को कांग्रेस इथोपिया डे डिक्लेयर किया था, ताकि हम ये सपोर्ट दिखाएं अपना कि भाई तुम जो रजिस्ट कर रहे हो हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बिकॉज इथोपिया वाज अटैक्ड बाय इटली इन अर्ली 1936 एंड देयर रेजिस्टेंस वाज कंसिडर्ड फ्रीडम स्ट्रगल, और जो उन्होंने रजिस्ट किया था जो फासिज्म के अगेंस्ट में था उसको फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे देखा गया था, दैट वाज पैरेलल टू इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो 25th का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल व्हिच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1930? ओके, भारत स्त्री महामंडल जो कि कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा सरला देवी चौधरानी। आंसर हो जाएगा इसका सी। ये क्या थी, ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी, वीमेन की एजुकेशन की बहुत बड़ी अच्छी सपोर्टर थी, तो आंसर हो जाएगा इनका सरला देवी चौधरानी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? एनसीएम जो थी कब से कब तक हुई थी? वैसे ही अगर आप लोगों को पता हो तो 1920 से लेके 1922 तक हुई थी गांधी जी की लीडरशिप के अंदर। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा फीचर नहीं है। इकोनॉमिक बॉयकॉट वाज इंटेंस एंड सक्सेसफुल, बिल्कुल ऐसा था। द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड इन वेरी लार्ज नंबर इन द मूवमेंट, नहीं, मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इट वॉज मार्क्ड बाय अनइवन जियोग्राफिकल स्प्रेड एंड रीजनल वेरिएशंस, बिल्कुल कहीं पे ये बहुत सक्सेसफुल हुई थी, कहीं पे ये नहीं हुई थी। ठीक है, तो अलग अलग थे, अलग अलग इनकी सक्सेस रेट था। अलोंग विद नॉन कोऑपरेशन अदर गांधीयन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लाइक द एंटी लिकर कैंपेन अचीव्ड सम सक्सेस, बिल्कुल कुछ एरियाज के अंदर जो है वो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई थी उस टाइम पे गांधी जी ने उन सब चीजों को अवेयरनेस के लिए भी मूवमेंट्स, जैसे कि एंटी लिकर मूवमेंट जो थी, अनटचेबिलिटी के लिए भी मूवमेंट्स चलाई थी, तो वो जो है वो मूवमेंट भी चलाई थी ताकि सोशल रिफॉर्म के ऊपर, तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाई थी, तो वो कहीं कहीं पे वो भी सक्सेस हुई थी।
तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो 27th का आंसर हो जाएगा बी, जो है कि मिडिल क्लास ने बहुत हाई नंबर में पार्टिसिपेट किया था एनसीएम के अंदर, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, हालांकि उन्होंने किया था, लेकिन बहुत बढ़ चढ़ कर नहीं था। तो 27th का आंसर हो जाएगा बी, जो एनसीएम है उसके अंदर बी वाला जो ऑप्शन है वो इसका फीचर नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट इज question number 28. Which one of the following publication was started by Khan Abdul Ghaffar Khan in 1928? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1928 के अंदर कौन सी पब्लिकेशन जो है वो खान अब्दुल गफार खान ने चलाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पख्तून, क्योंकि पख्तून जो है वो 1928 के अंदर उन्होंने चलाई थी। खुदाई खिदमतगार जो थी वो मूवमेंट थी, ये भी हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी जो कि खान अब्दुल गफार खान जी ने चलाई थी। इसको हम क्या बोलते हैं, रेड शर्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब इसका यही था कि हम जो है वो इंडियंस जो हम अपना इंडियन मेड चीजों का जो है उसको तो प्रमोट करें, और ये भी फ्रीडम लेने के लिए मूवमेंट थी कि भाई हमें अंग्रेजों से जो है वो फ्रीडम चाहिए है, और जो इसके लिए ये खुदाई खिदमतगार जो थी वो मूवमेंट चलाई गई थी। फ्रीडम ये भी फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश से मूवमेंट थी। ठीक है, लेकिन ये जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट थी ये 1929 के अंदर चलाई गई थी। ठीक है, तो इसका 28 का आंसर हो जाएगा पख्तून। पख्तून क्या है, पख्तून जो है वो पब्लिकेशन शुरू की थी खान अब्दुल गफार खान ने, किसके लिए, पठान जो होते हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर और वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान के अंदर हैं इस टाइम पे, तो उनको वहां पे जो पठान होते हैं ना, उन पठान को ही पख्तून भी बोला जाता है। ठीक है, तो उनको अवेयर करने के लिए, उनके अंदर सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए, और उनको पॉलिटिकली क्या भी पता चले कि देश के अंदर क्या हो रहा है, उन सब चीजों के लिए जो है ये मैगजीन शुरू की थी उन्होंने पख्तून नाम से। ठीक है, तो थे पख्तून का मतलब पठान भी पठान लोगों के लिए। ठीक है, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा 28 का ए। जो यंग इंडिया है वो क्या है, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, ओके। इंडिया अवेकन्स जो है ये इस कोई पब्लिकेशंस नहीं है, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बुक्स लिख रखी हैं, उसके ऊपर कहीं पे कुछ आ जाता है, तो ये कुछ नहीं है। तो ये आपको पता चल गया, 28 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इज 29 का आंसर हो जाएगा जो है, क्या कह रहे हैं कि आर्य महिला समाज अर्ली 1890s, स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो आर्य समाज जो था वो तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था, लेकिन आर्य महिला समाज का स्वामी दयानंद जी से कोई लेना देना नहीं है। स्वामी विवेकानंद नहीं, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रनादे। 29 का आंसर हो जाएगा सी, पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो थे उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी अर्ली 1880s के अंदर। नेक्स्ट 29 का हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट 30, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट। महात्मा गांधी नहीं, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो अपनी ड्यूटी क्या था कि उस टाइम पे एक जज थे, उस टाइम पे कोई जज रहे थे, उनकी कोई स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने अपने एडिटोरियल के अंदर, इनका एडिटोरियल था बंगाली। ठीक है, ये इनका न्यूज़पेपर था, तो इसके अंदर इन्होंने एक एडिटोरियल आर्टिकल लिखा था, जिसके ऊपर इन्होंने जो वहां पे एक जज ने जो जजमेंट दी थी, ब्रिटिश जज ने, उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपना आर्टिकल लिखा था, तो इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था, और इनको क्या है, इनको फिर जेल की गई थी। ठीक है, तो ये पहले जर्नलिस्ट थे जिनको जेल की गई थी। तो 30th का आंसर हो जाएगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एक और बात है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु भी कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ऐसे ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है, क्योंकि इनकी बहुत उनको ऐसे समझा गया था कि इन्होंने लोगों तक पहुंचने के लिए फ्रीडम ऑफ और लोगों के अंदर उस टाइम पे अवेकनिंग आई थी, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की जो थी वो उसके बारे में वो जागरूक हुए थे कि एटलीस्ट हमें इतनी तो फ्रीडम होनी चाहिए कि हम अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है,
तो इनको राष्ट्रगुरु भी के नाम से भी जाना जाता है। तो 30th का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज 31. Which one of the following was or were the reason or reasons for the lack of economic development in India in the 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी के अंदर जो इंडिया के अंदर लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, उसकी वजह क्या क्या है आइए देखते हैं। ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू ए पॉलिसी ऑफ laissez-faire, but it was actually a policy of discriminatory interventions. laissez-faire पॉलिसी के अंदर क्या रहता है? laissez-faire के अंदर क्या रहता है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा कि मार्केट के ऊपर भी जैसी मार्केट है उस तरह से चीजें चलेंगी। तो उन्होंने क्या कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, हाँ उन्होंने कहा तो था कि भाई हम लेजिस फेयर पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो हर चीज के ऊपर इंटरवेंशन करते थे कि आपको ये बोना है, ये फसल करनी है, यहाँ पे इतना रेंट लगेगा, एक्सपोर्ट इतना जाएगा, इंपोर्ट ये ही आएगा, ये ही चीजें आएंगी, ये सब चीजें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, European entrepreneurs had connections to banks and agencies houses, while Indian had to rely on keen family and caste men. बिल्कुल यूरोपियंस जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनको बैंक की एक्सेस थी, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर क्या था, जमींदार सिस्टम था, और यहाँ पे जो जो नॉन है उनके वहां से ही पैसा जो है लैंडलॉर्ड सिस्टम था, वहां से ही पैसा लेते थे, वही देते थे। बैंकिंग उस टाइम पे इतनी वहां उनको फैसिलिटीज जो थी वो नहीं थी, वो जानते भी नहीं थे इन चीजों के बारे में, मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे इंडिया के, ठीक है। तो वो भाई अपने से ऊपर से लोग ले लिए, और ये लोग तो आप लोग भी अभी पढ़ते भी हो, पता भी है। बैंकिंग तो बाद में क्या कहते हैं, नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकिंग सेक्टर का, तो आजादी के बाद ही हुआ है, और फिर जन धन योजना के बाद लोगों के पास अच्छे से बैंक जो है वो हुए हैं। उस टाइम तो ये चीजें थी ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन प्लांटेशन वर ट्रांसफर टू इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप, नेटिव इन्वेस्टर वर डेलिबरेटली इग्नोर्ड। बिल्कुल जो वहां पे जब कोई भी प्लांटेशन अगर किसी कैपिटलिस्ट को अगर कुछ भी देना या उनको करना होता था, कुछ भी प्रोजेक्ट करना है या कुछ भी, तो जो है वो इंडिविजुअल कैपिटलिस्ट ओनरशिप को की जाती थी, और जो नेटिव मतलब कि जो यहाँ के है ना, यहाँ के जो इन्वेस्टर थे उनको इग्नोर किया जाता था, वो अपने ब्रिटिश लोगों के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका 31 का आंसर 1, 2 एंड 3। 31 का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद विद सोशल रिफॉर्मर ऑटोबायोग्राफी इंटाइटल्ड लुकिंग बैक डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस इन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर वीमेन इन पूना इन 1890। आंसर हो जाएगा इसका 32 का ए। दोंदो केशव कार्वे, डी के कार्वे। इन्होंने जो ये लुकिंग बैक इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये कब लिखी थी? 1936 के अंदर, इंग्लिश वर्जन था ये, इन्होंने लिखी थी। ये क्या है, ये बहुत ही बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, विमेन एजुकेशन के लिए ये बातें करते थे, और विडो रीमैरेज के बहुत बड़े सपोर्टर थे, विडो रीमैरेज के। बहुत अच्छी बात ये है कि ये 104 साल तक लाइफ थी इनकी, 104 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। तो जब ये 100th ईयर के थे, 100 साल के, इनके 100th बर्थडे के ऊपर इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। इनके भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट, भारत रत्न जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो क्या कहते हैं इनको, 1958 के अंदर, 1958 के अंदर ये 100 ईयर जो है इन्होंने वो कंप्लीट किए थे। तो इनके 100वीं वर्षगांठ के ऊपर इनको क्या है, भारत रत्न अवार्ड भी दिया था। इनकी जो भी इनकी एक्टिविटीज थी, सोशल रिफॉर्म किया था इन्होंने, स्कूल्स खोले थे, विडो रीमैरेज के पक्ष में थे, तो इन्होंने समाज के लिए जो किया था और इंडियंस के लिए जो किया था, उनके उपरांत इनको क्या है, इनके 100th ईयर पे इनको भारत रत्न भी मिला था। और ये इनकी ही ऑटोबायोग्राफी थी लुकिंग बैक, जो इन्होंने 1936 के अंदर की थी। तो 32 का आंसर हो जाएगा
द्वंद्व केशव कार्वे। ठीक है, नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा इसका 33 का बी, अलेक्जेंडर कनिंगम। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इस्टेब्लिश हुआ था 1861 के अंदर। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम। जॉन मार्शल जो थे वो इनके बाद बने थे। ठीक है, और ये भी बने थे लेकिन ये बहुत मोरटाइमर व्हीलर, फ्रैंकिस बुचामन ये भी बने थे लेकिन ये बहुत बाद में थे। फर्स्ट जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे और इनको क्या है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इंडिया आर्कियोलॉजी भी बोला, फादर ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज which of the following works was not contributed by the famous social reformer बेगम रुकैया? बेगम रुकैया जो है वो कहां से थी? वो बंगाल से थी। तो इन्होंने कहा है, पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा जो काम है वो जो बेगम रुकैया की काम नहीं है। भाई उन्होंने इसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन, अर्धांगी जो है वो उनका काम था। गृहा जो है, ये दो दो ऐसे लिखे थे उन्होंने, गृहा जो है वो भी उनका ऐसे ऐसे लिखा था उन्होंने। सुल्ताना ड्रीम बिल्कुल ये भी बेगम रुकैया की बुक है। और मदर इंडिया नहीं, ये जो मदर इंडिया है ये इसके अंदर बेगम रुकैया की लिखी हुई नहीं है। मदर इंडिया जो है वो लिखी गई है, कैथरीन मायो ने जो है वो मदर इंडिया लिखी थी। इसके अंदर कैथरीन मायो ने जो है इंडियन जो सिस्टम है इंडिया कल्चर के ऊपर जो है उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रखा था। जिस चीज को फिर जो है इंडिया के जो पॉलिटिक्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि भैया आपने हमारे कल्चर की जो है उसकी तौहीन कर रखी है। और इस चीज को इवन बेगम रुकैया ने जो है मदर इंडिया जो कैथरीन मायो ने लिखी थी, इवन इन्होंने बेगम रुकैया ने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, मदर इंडिया, जो कि बेगम रुकैया ने नहीं लिखी थी, कैथरीन मायो ने लिखी थी। नेक्स्ट इज 35। Which one of the following is not a characteristics of the Mughal chronicles? They present a continuous, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स, जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स कौन से स्टेटमेंट नहीं है। तो दे प्रेजेंट ए कंटिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल वो प्रेजेंट करते हैं। दे वर ए रिपोजिटरी ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट मुगल्स, बिल्कुल मुगल्स के बारे में हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो यहीं से ही मिलती है, उनकी क्रोनोलॉजी भी यहाँ से मिलती है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। दे अलाउ अस टू अंडरस्टैंड हाउ इंपीरियल आइडियोलॉजीज वर क्रिएटेड एंड डिसेमिनेटेड, बिल्कुल कि कैसे इंपीरियल वो जो वहां की जो राजाओं की जो आइडियोलॉजी थी वो बनाते थे और फिर कैसे वो लोगों तक पहुंचती थी। तो बिल्कुल थर्ड भी बिल्कुल ठीक है। दे कंटेन ब्रीफ बायोग्राफीज ऑफ द ऑथर ऑफ द क्रॉनिकल्स, नहीं कि भाई जिन्होंने ये क्रॉनिकल्स लिखे थे उनके जो ऑथर है उनकी बायोग्राफी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी। तो आज हम 35 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। के लिए नमस्कार, आप अपना ख्याल रखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। नमस्कार।